एक ऐसा साल था जब अमेरिका जैसे सुपर पावर के लोग भी पेट्रोल के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, और वो था साल 1973, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस का साल। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी रुक गई सिर्फ एक चीज के लिए, वो था क्रूड ऑयल। उसके पेट्रोल पंप्स पर बोर्ड लगाने पड़े, नो गैस, नो फ्यूल एंड ऑयल टुडे। और शौक ये था कि सिर्फ 6 महीने में ऑयल की प्राइसेस $3 से $12 पर बैरल तक जंप, यानी कि 4x। अब इंडिया के लिए एक सवाल, अगर कल ऑयल सप्लाई बंद हो जाए तो क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक वार्निंग है, जरा सोच के देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डिकोड। जहां जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बताई नहीं जाती, स्ट्रैटेजिकली डिकोड की जाती है। साल था 1970 और दुनिया फास्ट ग्रो कर रहा था, कार्स बन रहे थे, इंडस्ट्रीज भी बूम कर रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर तरफ हो रहा था और एक चीज सबको चलाना था, क्रूड ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ऑयल का कंट्रोल कुछ ही कंट्री के पास था, स्पेशली मिडिल ईस्ट। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें वॉर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सब कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। अक्टूबर 6, 1973 एक दिन जो मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ये दिन था योम किपर, इजराइल का सबसे सैक्रेड रिलीजियस डे। और इस दिन जब इजराइल लार्जली अनप्रिपेयर्ड थे, इजिप्ट और सीरिया ने एक अनकंडीशनल सरप्राइज अटैक उन पे कर दिया। इजिप्ट ने सुएज कैनल क्रॉस किया, सीरिया ने गोल्डन हाइट्स पर अटैक किया। इनिशियल डेज में इजराइल डिफेंसिव पोजीशन में चला गया और यहाँ से स्टोरी में एंट्री होती है सुपर पावर्स की। अमेरिका ने तुरंत इजराइल को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, एडवांस वेपन्स, एम्यूनिशंस, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। इस ऑपरेशंस को बोला गया ऑपरेशन निकल गैस, जिसमें यूएस से थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ मिलिट्री सप्लाईज एयरलिफ्ट किया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने अरब कंट्रीज को सपोर्ट किया, मतलब एक रीजनल वॉर सडनली ग्लोबल पावर कॉन्फ्लिक्ट में बन गया। और फिर आता है सबसे क्रिटिकल ट्विस्ट, अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, स्पेशली सऊदी अरेबिया, ये सब देख रहे थे। उन्होंने रियलाइज किया वेस्ट हमारे पर ऑयल के लिए डिपेंड करता है, तो क्यों ना इस डिपेंडेंसी को वेपन बना दिया जाए। ये सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक रिटेलिएशन था। और यहीं से ली जाती है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन। अक्टूबर 17, 1973 को ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट डे नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का स्टार्टिंग पॉइंट था। अरब मेंबर्स ओपेक के जो कलेक्टिवली ओपेक के नाम से एक्ट कर रहे थे, उन्होंने पहली बार एक ओपनली डिसीजन लिया, ऑयल तो सिर्फ कमोडिटी नहीं, पॉलिटिकल वेपन बनाया जाए। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, प्रोडक्शन को कट डाउन करो 5% एवरी मंथ। हर महीने सप्लाई धीरे धीरे कम किया गया ताकि मार्केट में पैनिक बिल्ड हो और पॉलिसी प्राइसेस कंटिन्यूअस पुश हो। टारगेट्स एम्ब्रेक हो, डायरेक्ट ऑयल सप्लाई बंद की गई उन कंट्रीज के लिए जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड, इनिशियली जापान, वेस्टर्न यूरोप के कुछ एलिस को भी। ये सिलेक्टिव प्रेशर था, या तो पॉलिसी बदलो या एनर्जी क्राइसिस फेस करो। ये दुनिया का पहला लार्ज स्केल ऑयल वेपनाइजेशन था जो दुनिया ने देखा, और यहीं से स्टोरी धीरे धीरे इंटेंसिफाई होती है। सोचो, कल तक जो ऑयल फ्रीली फ्लो हो रही थी दुनिया में, आज सडनली रुक गई। टैंकर स्लो हो गए, पोर्ट्स को सप्लाई कम होने लगे, रिफाइनरीज पैनिक मोड में चली गई। और सबसे बड़ा शॉक, ये किसी नेचुरल डिजास्टर्स से नहीं हुआ था, ये था बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिसीजन। और इसके साथ क्रिएट होती है एक डोमिनो इफेक्ट। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पैनिक में चला गया, बायर्स ने एग्रेसिवली ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया, प्राइसेस अचानक शुट कर गए। कुछ ही महीनों में $3, $5, $8 और फिर $12 पर बैरल हो गए, यानी कि बिल्कुल से 4x जंप। ये एक कंट्रोल इंक्रीज नहीं था, ये एक शॉक वेव था, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था। सबसे डेंजरस चीज सिर्फ शॉर्टेज नहीं थी, फियर था। गवर्नमेंट्स को डर था कि सप्लाई और कम हो जाएगी, कंपनी स्टॉक पाइल करने लगी, पब्लिक पैनिक बाइंग करने लगे। रिजल्ट, क्राइसिस और डीपन हो गया। और टर्निंग पॉइंट ये मोमेंट था जब दुनिया ने समझा ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं थी, ऑयल एक जियोपॉलिटिकल पावर है, और जिसके पास ऑयल है वो रूल्स चेंज कर सकता है। जैसे ही ऑयल सप्लाई हिट हुई, इंपैक्ट सीधे आम लोगों के लाइफ पर आया। अमेरिका पेट्रोल रेशनिंग होने लगे, हर आदमी को लिमिटेड फ्यूल मिलता था,
और डिवन रोड लाइसेंस प्लेट को देखकर फ्यूल दिया जाता। 55 माइल्स पर आवर स्पीड लिमिट कर दिया गया था नेशन वाइड। रिजर्व पेट्रोल पंप पर आवर्स लंबे क्यूज लगे हुए थे और कई जगहों पे नो गैस और नो फ्यूल का बोर्ड। लोग अपनी रूटिंग प्लानिंग फ्यूलेबिलिटी के हिसाब से करने लगे। दूसरी तरफ यूरोप में कार फ्री संडेज, नेदरलैंड, वेस्ट जर्मनी में हाईवेज टेम्पररी एम्प्टी रहने लगे। लोग बाइसाइकिल चलाने लगे। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पब्लिक मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी। जापान में फ्यूल डिपेंडेंसी हाई हो गई, लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा स्मार्ट था जापान का। रैपिड शिफ्ट किया उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट कार के तरफ। एनर्जी सेविंग इंडस्ट्रियल सिस्टम, इस चीज ने जापानीज ऑटोमेकर को ग्लोबल एडवांटेज दिया एज ए कार मेकर। एनर्जी क्राइसिस सडनली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोगों की डेली लाइफ का पार्ट बन गया। मोबिलिटी, जॉब्स, रूटीन सब चीज डिस्टर्ब हो गए और यहीं से इकोनॉमिक डिजास्टर स्टार्ट हुआ। ये क्राइसिस सिर्फ फ्यूल टैंक तक लिमिटेड नहीं रहा, ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को हिला दिया। प्रॉब्लम क्या था? नॉर्मलिटी। इन्फ्लेशन हाई होती है तो ग्रोथ भी हाई होता है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन ग्रोथ दोनों स्ट्रेटिफिकेशन हो गए। अगर डेटा देखी जाए तो इन्फ्लेशन अर्ली 1970s में 3 से 4% का था, लेकिन 1974 तक 11 से 12% पिक हो गया। जीडीपी ग्रोथ में एक शार्प स्लो डाउन दिखा गया 1974 से, रिसेशन फेज में चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट भी 8 से 9% तक मिड 70s में होने लगे और इसी के साथ एक ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिला। 1973 के बाद पावर क्वाइटली शिफ्ट होने लगे। मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया सडनली दुनिया का फाइनेंशियल पावर सेंटर बन गया। ऑयल एक्सपोर्ट से उनके पास मैसिव डॉलर इनफ्लो होने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज, सॉवरेन वेल्थ फंड का राइज शुरू होने लगा यूए कंट्रीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब डिसीजन सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं, लंदन में नहीं, यहाँ होता है। रियाद जैसे कैपिटल में भी ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करने लगे। इसी के साथ एंटायर वर्ल्ड का शॉकवेव आके गिरा इंडिया पर। इंडिया पर इसका इंपैक्ट बहुत बुरा था। 1970s का इंडिया आज जैसा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लिमिटेड थे। ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ऑलरेडी हाई थी। इस डिपेंडेंसी में अप्रॉक्स 60 to 70% हम कंज्यूम इंपोर्ट्स ऑयल करते थे। इंपोर्ट बिल भी शॉक दिया जैसे ही ग्लोबल प्राइसेस 4x हुई और इंडिया के इंपोर्ट बिल्स एक्सप्लोड करने लगे। 72 73 में मैनेजेबल इंपोर्ट कॉस्ट हुआ। इंपोर्ट बिल्स ऑलरेडी डबल प्रेशर में आ गए 74 75 में, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया में ट्रेड डेफिसिट वाइडनिंग हो गई। डॉलर आउटफ्लो इंक्रीज हो गया, रुपीस पर प्रेशर आ गया। सोचो, एक डेवलपिंग कंट्री जिसका बजट ऑलरेडी टाइट है, उसको सडनली 3 to 4x ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है सिर्फ फ्यूल के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन का सुनामी। ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट कॉस्ट होता है, ये दुनिया का फर्टिलाइजर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और सब कुछ ऑयल लिंक्ड होता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हेंस एज अ रिजल्ट 1973 में इंडिया की इन्फ्लेशन डबल डिजिट जोन में चली गई 10 to 20% के रेंज में। ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा, सब्जी महंगे होने लगी, डीजल महंगे होने लगे, एग्रीकल्चर कॉस्ट महंगे होने लगे, प्रोडक्शन कॉस्ट इंडस्ट्रीज के भी महंगे होने लगे और आम आदमी की परचेसिंग पावर हिट हो गई। एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा आया, ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ गए, डीजल पंप्स, इरिगेशन महंगे हो गए, फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ी, प्रॉफिट स्क्वीज हुई। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्लो डाउन हुआ क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़े, फैक्ट्री ऑपरेशंस एक्सपेंसिव हो गए, पावर शॉर्टेज होने लगे, प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गए, इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने लगा। और उसके बाद आया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल था और इसके बाद इंडिया ने कुछ मेजर स्टेप्स लिए। ओएनजीसी जैसे कंपनी को एग्रेसिवली इंडिया ने एक्सपैंड किया और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज किया। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड जैसे लोकेशंस में एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुई, कोल यूजेज इंक्रीज हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पे फोकस किया गया, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की पॉलिसीज बनाई गई। 1973 का क्राइसिस इंडिया के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक शॉक नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। एक देश जो अपने एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी है, वो कभी फुल्ली सिक्योर हो ही नहीं सकता। आज भी इंडिया अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब 1973 का लेसन आज भी रेलेवेंट है। डिपेंडेंसी मतलब वर्नेबिलिटी, और अब जब एनर्जी रुकती है तो सिर्फ गाड़ी नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी रुक जाती है।